दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मनोविज्ञान चैप्टर पर आज आपसे बात करने वाला हूं। मनोविज्ञान में मतलब बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की अगली श्रृंखला आज आपके सामने उपस्थित है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने फीडबैक को अवश्य दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। देखिए, मैं आज भी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताऊंगा। अपने हैंडराइटिंग में स्वयं मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है। उस नोट्स को धीरे धीरे करके आपके सामने प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें लिखा गया है मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ऑलरेडी फिनिश किया। मैंने एक एक चीजें, एक एक टॉपिक इसमें छोड़ रखा था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास। इस पर मैं तीनों को एक साथ करके बता रहा हूं। एक साथ बताने का मतलब यह होता है, मैंने इसलिए एक साथ करने का प्रयास यहां किया क्योंकि अगर आप एक साथ किसी चीज को कंपैरिजन करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। अभी मैं अगर चाहता तो अलग अलग करके पढ़ाता, 3 लेक्चर में देता, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरा यह मकसद नहीं होता है कि आपका समय बर्बाद जाए। यार, वही चीज तब भी देंगे, वही चीज तब भी देंगे। अगर हम शैशवावस्था पर अकेले लेक्चर देते तो 15-20 मिनट का जाता। अगर हम इन तीनों को एक के साथ ले रहे हैं तब भी हम 15 से 20 मिनट का समय आपका लेंगे, और 15 से 20 मिनट में यह गारंटी देता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, आप भी नोट्स बनाइएगा, यह नोट्स हमेशा आपके लिए काम करेगी। मैंने इतने अच्छी तरह से बनाया है कि जब तक आप टेट, सुपर टेट, सीटेट देते हैं तब तक यह काम करेगा, यह जान लीजिएगा। ठीक है, अब यह मत सोचिएगा कि हमारे डीएलएड में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आप भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। मेरे पास मालती सारस्वत की बुक है और अच्छी बुक मानी जाती है मालती सारस्वत की। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। खैर, अभी के लिए जो आपकी बुक है वही आपके लिए सफिशियंट है। चलिए, देखिए, स्क्रीनशॉट लगा है। मैंने कहा आपसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मैं बात इसी पर आपसे करूंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट वहां लगा है। सबसे ऊपर लिखा गया है कि शारीरिक पक्ष और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, अब शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इन तीनों को आप एक साथ देखते हुए चलिए। इसमें पहला लिखा गया है लंबाई, यानी कि अगर हम शारीरिक पक्ष, देखिए बना हुआ है कि शारीरिक पक्ष में पहली पॉइंट दी गई है लंबाई की। ठीक है, थोड़ा सा आपको हमें नहीं अच्छा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिखा। छोटा लिखने का कारण दोस्त यह था कि मैंने सोचा कि एक ही पन्ने में आ जाए। ठीक है, चलिए, पहला लिखा गया है शैशवावस्था। फिर आप देखेंगे कि जन्म के समय शिशु की लंबाई 19 इंच लगभग होती है। ठीक है, और लड़कियां लड़कों से आधी इंच छोटी होती हैं। अब यह मत पूछिएगा कि लड़कियां क्यों लड़कों से आधी इंच छोटी होती हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन यह जो चीजें यहां दी गई हैं यह प्रमाणित चीजें हैं। यानी कि जो जन्म के समय जो शिशु होता है, आप स्वयं देख सकते हैं। आप अगर कोई लड़का आपके यहाँ है नवजात शिशु के रूप में, तो आप उसे नाप कर भी देख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप मत नापिएगा, यार आप प्रैक्टिकली तौर पर देखिए ना। जब आप किसी चीज के बारे में स्वयं करके देखते हैं तो आपके माइंड में सेट जल्दी हो जाता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई 19 इंच लगभग होती है, लेकिन लड़कियां लड़कों से आधी इंच छोटी होती हैं। यानी जो लड़कियां होती हैं वह लड़कों से आधी इंच छोटी होती हैं। किसमें? शैशवावस्था में। अगर वहीं हम बाल्यावस्था में बात करें कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष, बाल्यावस्था की उम्र आप सभी को पता है, शैशवावस्था की उम्र होती है कि एक जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक है, और अगर हम बाल्यावस्था की बात करें 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। ठीक है, और देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 से 3 इंच लंबाई बढ़ती है और एक वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो आपका वंशानुक्रम है, जो आपके दादा हैं, बाबा हैं, परदादा हैं, परदादी हैं, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अगर उनका प्रभाव पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ आपकी लंबाई बढ़ सकती है ज्यादा, इसके तौर पर। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा है। लेकिन अगर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है तो यही आपकी उम्र, सॉरी, जो लंबाई है इतनी ही रहेगी। ठीक है,
आगे किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो लंबाई तेज से बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई तीव्र गति से। ठीक है, सुनिएगा आप, लंबाई तेज बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई तेज से बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई तीव्र गति से। जो लड़कियां होती हैं किशोरावस्था में, उनकी जो लंबाई होती है वह तीव्र गति से बढ़ती है। 16 वर्ष तक लड़के, ठीक है, अगर हम बात करें 16 वर्ष तक जो लड़के होते हैं उनकी लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। और 21 से, सॉरी, जो बालिका होती है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, गलत थोड़ा सा लिखा गया है, आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि लंबाई तेज से बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई बालिका से, लड़कियों की लंबाई, यानी कि लंबाई जो होती है वह लड़कियों की तीव्र गति से बढ़ती है। और 16 वर्ष तक बालिका की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। हम अगर बालिका की बात करें या लड़की की बात करें तो 16 वर्ष तक जो उनकी लंबाई है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। उसके बाद जब लड़कियां 16 वर्ष क्रॉस करती हैं तो उनकी लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बहुत आराम से धीरे धीरे करके उनकी लंबाई बढ़ती है। अगर वहीं हम लड़के की बात करें तो लड़के की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष तक बढ़ती रहती है। इस चीज के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से मैंने तैयार किया है। आगे इसमें अगर हम भार की बात करें, अगर हम शैशवावस्था में भार की बात करें तो नवजात शिशु, यह देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी टेट का, आप ध्यान से समझेंगे, बहुत बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि नवजात शिशु का भार लगभग 6 से 9 पाउंड, ठीक है, या 3 से 6 से 9 पाउंड का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, यानी कि कहा जा रहा है 6 से 9 पाउंड या 3 से 3.5 केजी तक होता है। ठीक है, 3 से 3.5 केजी तक होता है। कुछ बालक होते हैं इससे कम होता है। अगर इससे कम 3 किलो से कम अगर होता है तो जाहिर सी बात है वह कुपोषण की श्रेणी में, उनका पोषण अच्छी तरह से नहीं हुआ। अगर इससे 3 से 4 किलो का बच्चा होता है तो वह पूरी तरह से स्वस्थ बालक होता है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि 6 माह में दुगना हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि भैया 6 माह में दुगना हो ही जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था का बालक जो होता है उसके सभी पक्ष का विकास उस उम्र में बहुत तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, आगे कहा जाए कि वर्ष के अंत तक, बाल्यावस्था में देखेंगे कि वर्ष के अंत तक लड़की का भार, ठीक है, वर्ष के अंत तक मीन्स अगर हम बात करें 12 से 18 वर्ष, हमने देखिए नहीं लिखा है, 12 से 18 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष, वर्ष के अंत तक यानी 17-18 वर्ष। ठीक है, वर्ष के अंत तक लड़की का भार 88 से 100 पाउंड। ठीक है, लड़की का भार जो होता है, अभी मैं औसतन आपको बता रहा हूं, लिखा भी है कि 80 से 100 पाउंड, तथा लड़के का भार 85 से 96 पाउंड, यानी इनका औसतन 35 से 40 किलोग्राम होता है। आप स्वयं जान सकते हैं अब 12 से 18 वर्ष का बालक और कितना वजन होगा यार। और जब मोटा ही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो एक स्वस्थ बालक होता है, यहाँ देखिए एक स्वस्थ की बालक की मैं बात कर रहा हूं। और जब कुछ होते हैं, जब उनका हर चीज विकसित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इतना नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक स्वस्थ बालक की तुलना आप कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं 35 से 40 किलोग्राम, तो आप यह मत समझिएगा कि एक दुबला पतला बालक में लेके चले जाओ, सर ने बताया है 35 से 40 किलोग्राम, और जब होगा नहीं तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक स्वस्थ बालक की बात मैं कर रहा हूं दोस्त। आप एक अच्छा बालक जो हिष्ट पुष्ट बालक होगा, उसकी जो वेट होगा वह 35 से 40 किलोग्राम होगा। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है बालक बालिका से 25 पाउंड अधिक होता है। बालक जो होता है वह बालिका से 25 पाउंड अधिक होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अवस्था में बालक बालिका से 20 से 25 पाउंड या 19 से 25 पाउंड, इस तरह से पूछा जा सकता है, या एग्जैक्ट भी दे सकता है 25 पाउंड अधिक होता है। तो आपको जब पता होगा कि किशोरावस्था का बालक वही जो है अधिक होता है। आगे इसमें हम मांसपेशियां या मसल्स की अगर हम बात करें तो यह कुल भार का 23 या 24% होता है। जो उसका भार होगा, अभी आपने भार देखा, हमने आपको भार के बारे में बताया, उसकी जो मसल्स होती है वह 23 से 24% होती है। और अगर वहीं हम इसमें बात करें तो हमने डॉट डॉट किया है, डॉट डॉट का मतलब ऊपर वाला नीचे होना चाहिए था, हमने इसलिए छोड़ा है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे इसमें होता है कि अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो मांसपेशियां जो होती हैं वह एकदम दृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। इस चीज को आप नोट कीजिएगा। आगे इसमें कहा गया है दांत के बारे में,
दांत के बारे में कहा गया है कि 7वें माह अस्थायी दांत निकलता है। ठीक है, जो आप बालक का 7वां माह होता है, उस 7वें माह में अस्थायी दांत यानी कि वो दूध के दांत होते हैं वह टूट जाते हैं। ठीक है, 7वें माह में अस्थायी दांत निकलता है। 2 से 2.5 वर्ष तक लगभग 28 दांत निकल जाते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 वर्ष तक जो दांत निकलता है वह भी अस्थायी दांत होता है, दूध के दांत की श्रेणी में आता है। ठीक है, हो जाते हैं 5 से 6 वर्ष तक सभी दांत गिर जाते हैं। और जब 5 से 6 वर्ष बालक का होता है तो सभी दांत गिर करके 7वें वर्ष लगभग, या जान लीजिए 7वें वर्ष उसके अस्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत की संख्या आपको पता है कितनी होती है? अरे धीरे धीरे निकलता है, ऐसा नहीं है। आगे इसमें कहा गया है कि जो है देखिए, बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको अच्छी तरह से शैशवावस्था की विषय जो है, जो मसल सॉरी दांत होते हैं उसे आपने देखा, लेकिन अगर वही दोस्त आप बाल्यावस्था पर आइए तो बाल्यावस्था 12 से 13 वर्ष तक 27-28 दांत निकल आते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जो शैशवावस्था का बालक होता है 5 से 6 वर्ष तक अस्थायी दांत, जो अस्थायी दांत होते हैं वह गिर जाते हैं। लेकिन अगर वही हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था के अंत तक 12 से 18 यानी कि 16, 17, 18 वर्ष तक जो दांत होते हैं वह लगभग 27-28 दांत उसके निकल जाते हैं। ठीक है, अब 27 निकलते हैं, 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि 27 से दांत निकलेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आगे देखिए, एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो भैया प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं यार, बोला जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है और सब कुछ आपके लिए होता है जब आप लाइक नहीं करते हैं ना, तो यह जान लीजिए कि यार मन नहीं करता है, समझ लीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा, आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। चलिए, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में जो दांतों की संख्या होती है भैया वह 32 हो जाती है। टोटल दांत किशोरावस्था में निकल जाते हैं और सभी दांत अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब कुछ का टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कुछ का होता है। अब टाफी ओफी अगर जो ज्यादा खाता होगा तो ऐठो होते हैं नहीं मकड़ा, वो मकड़ा खा जाते हैं, तो जब मकड़ा खा जाएंगे तो भैया हम क्या करेंगे? आपको स्वयं तुरंत इलाज कराना चाहिए। किससे? जो डेंटिस्ट होते हैं वहां आपको जाना चाहिए, उनसे बताना चाहिए कि सर हमारा दांत तो कौन खा गया है, आप स्वयं जानते हैं कि आपका दांत कौन खाया है। ठीक है, तो चलिए, खैर अगर हम आगे बात करें, जो हड्डी की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु में कुल हड्डी 270 से 300 तक होती है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यह कैसे होती है? 270 हड्डी तो हमने कभी नहीं सुना था, 300 हड्डी तो हमने कभी नहीं सुना था। अरे यार, एक छोटा सा बालक जब होगा उसके अंदर तमाम नसें आपस में मिली रहती हैं, तमाम हड्डियां आपस में मिली रहती हैं, और जब वही धीरे धीरे करके अभी आप बाल्यावस्था में आते हैं तब हड्डियों की संख्या देखिए। ठीक है, सुनिए, नवजात शिशु, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 270 से 300। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। शैशवावस्था का जो बालक होता है उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्त, वह 270 से 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा बालक होगा उसके अंदर तमाम तरह की हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जब वही धीरे धीरे बालक बड़ा होता है तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 206 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो 12 वर्ष तक हड्डियों का अस्थिकरण और 12 वर्ष तक दृढ़ीकरण हो जाता है। यानी कहने का मतलब वो यह है कि जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो जो उसकी हड्डियां होती हैं धीरे धीरे करके वह मजबूत होती हुई चली जाती हैं, और उस मजबूत के होते होते जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? आप कहेंगे टोटल हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, टोटल अगर पूछा जाए हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं तो आप कहेंगे 206 हड्डी है। और अगर हम वहीं कहें कि एक नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है तो भैया आप कहेंगे कितनी? कि 206 हड्डी है, सॉरी 270 से 300 हड्डियां टोटल होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के क्रम में लास्ट हमारा आता है मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का भार, जो एक नवजात शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा इतना छोटा कैसे? अरे यार, छोटा है तो छोटा रहेगा। ठीक है, मस्तिष्क का भार जो होता है वह 350 ग्राम होता है, और जब वही बालक 6 वर्ष क्रॉस करता है या 6 वर्ष के बाद जब आता है तो उसी बालक की जो
मस्तिष्क होता है 1260 ग्राम हो जाता है। ठीक, 1260 ग्राम, हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, वहां दिखा होगा आपको। ठीक है, 1260 ग्राम होता है। लेकिन अगर वही बालक जब किशोर होता है, 15 से 16 वर्ष क्रॉस करता है, तब उसी बालक का जो मस्तिष्क होता है वह पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, एक वयस्क की श्रेणी में आता है। ठीक है, और उसका भार जो होता है अब परिवर्तन होके, जो यहाँ लिखा गया है वही चीज परिवर्तन होके 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक हो जाता है। दोस्त, यही आज का मेरा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट हटा होगा, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, अगर समझ में आ रहा है भैया तो आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि देखिए हैंडराइटिंग से लिखी हुई नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने कहा था कि सर आप नोट्स मुझे दीजिए, तो मैं वही काम आपके लिए कर रहा हूं जो आपने कहा है मुझसे। ठीक है, अगर आपके कहे के अनुसार मैं चल रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मेरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।